हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास ज्योग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर जो 10 है वहां तक सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपके सामने जो सवाल दिए गए हैं इन्हें संक्षिप्त रूप में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इसका जवाब है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इसका मतलब है जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और मनुष्य लोग हैं वो डिपेंड यानी निर्भर रहना, ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट यानी उनके जस्ट नजदीक जो आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, वो उस पर निर्भर करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रहना। इसका मतलब जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो आपस में भी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द organisms and their surrounding form an ecosystem। तो ये जो रिश्ता है, जितने भी ये जीव जंतु है उनका जो रिश्ता आपस में है और उनके वातावरण के साथ में जो उनका रिश्ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल। प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें शामिल होते हैं, कंसिस्ट का मतलब शामिल होना। लैंड, इसमें जमीन आती है, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट पेड़ पौधे, एनिमल्स और जितने भी जानवर हैं वो सारे इसमें आते हैं। थस इस प्रकार से द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स and abiotic land conditions that exist on the earth। इसका मतलब है प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण है उसमें क्या होगा? बायोटिक जिनमें जीवन होता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक जिसमें जीवन नहीं होता जैसे लैंड। ये जो चीजें हैं वो सारे क्या मिलके बनाती हैं हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। Which are the major components of the environment? हमारे पर्यावरण के जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल। सबसे पहला है प्राकृतिक जिसमें लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स ये सारे आते हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आती हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, पुरानी इमारतें, वो सब इसमें आती है जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है। एंड ह्यूमंस और मनुष्य भी आते हैं। इंडिविजुअल एक मनुष्य हो सकता है, फैमिली परिवार हो सकता है, कम्युनिटी समुदाय हो सकता है या समाज हो सकता है, रिलीजन धर्म हो सकता है, एजुकेशनल शैक्षिक रूप से हो सकता है या इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कोई समूह हो सकता है। तो ये जो है वो तीन मुख्य भाग है, नेचुरल, फिर हो गया ह्यूमन मेड और फिर हो गया ह्यूमंस। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए एनवायरनमेंट के 4 उदाहरण हमें देने हैं। तो इसके 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स जो हैं वो है बिल्डिंग इमारतें, पार्क जो बगीचे हम बनाते हैं, ब्रिजेस पुल एंड रोड्स सड़कें हम जो बनाते हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए 4 एनवायरनमेंट में से हैं। अगला है, व्हाट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो सबसे हार्ड जो परत है और जो सॉलिड रूप में जो क्रस्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये काहे से बनती है? पत्थरों से, चट्टानों से और मिनरल से बनती है और इसी के साथ साथ में इस पे एक मिट्टी की परत लगी होती है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैली। ये एक ऐसी परत है जिसमें असमान सरफेस पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स जो ऊंचे होते हैं, प्लेटो जो इतने ऊंचे नहीं होते, प्लेन्स जो समतल होते हैं, वैली खाइयां होती है। तो इसका मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। अगला है, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं, भाग क्या हैं?
प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट जो होता है उसके दो मुख्य तत्व होते हैं, एक तो होते हैं पेड़ पौधे, दूसरे होते हैं जानवर। What is biosphere? Biosphere क्या है? The biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. एक ऐसा हिस्सा हमारे पर्यावरण के अंदर जहां पे पृथ्वी, पानी और हवा तीनों का मिलन होता है, और तीनों का मिलन इस प्रकार से होता है कि वो जीवन को सहारा देते हैं, वहां जीवन आसानी से चल पाता है। इसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। Thus, plant and animal kingdom together make biosphere, that is the living world. इसलिए प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये दोनों मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे टिक द करेक्ट आंसर। पहला है विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? इसमें सामने ऑप्शन है 3, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, और इसका आंसर है हमारा एक्वेरियम। डेजर्ट अपने आप प्रकृति बनाती है, फॉरेस्ट भी प्रकृति बनाती है, लेकिन एक्वेरियम जिसमें मछली रखी जाती है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऐसा कौन सा तत्व नहीं है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा या भाग नहीं है? पहला है लैंड, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है कम्युनिटी। तो इसका जवाब है हमारा लैंड। रिलीजन और कम्युनिटी है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का भाग है, पर जमीन जो है वो उसका भाग नहीं है। विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया एनवायरनमेंट कौन सा है? माउंटेन, सी, रोड। इसका जवाब है, जैसा कि आप जानते हैं, रोड, माउंटेन और सी ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं, पर रोड जो है वो मनुष्य बनाता है। विच इज ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को एक खतरा है, किससे? ग्रोइंग प्लांट से, बढ़ते हुए पौधों से, ग्रोइंग पॉपुलेशन से, बढ़ती हुई जनसंख्या से, ग्रोइंग क्रॉप से, बढ़ती हुई फसलों से। तो इसका हमारा जवाब है ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे परेशानी हो सकती है। आगे पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। इसमें टर्म्स दिए हैं बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट। सामने 5 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहला है बायोस्फीयर, इसका सही जवाब है ई, द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। वो पतली सी परत या हिस्सा जहां पे जमीन, पानी और हवा तीनों एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। दूसरा है एटमॉस्फेयर, इसका जवाब है ए, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ एक परत होती है जिसमें हवा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। तो ये हो गया बी, डोमेन ऑफ वाटर। पानी का जो डोमेन है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। चौथा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जवाब है डी, आर सराउंडिंग। हमारी जो चारों तरफ जो माहौल है, वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है गिव रीजंस। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। मनुष्य क्या करता है? अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है, उसमें बदलाव करता है। इसके कारण हम लोग देखते हैं मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इस प्रकार से वो उसमें बदलाव करता है। ही कट फॉरेस्ट, वो जंगल को काटता है। एंड क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। मनुष्य क्या करता है? जंगलों को काटता है और जमीन को साफ करता है खेती बाड़ी के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए और रहन सहन के लिए। He tills land for agriculture। वो क्या करता है? जमीन को जोतता है। टिल का मतलब जोतना। किस चीज के लिए? खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। He uses the land to build buildings, roads and railways। वो क्या करता है? इस जमीन का उपयोग करता है बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और रेलवेज को चलाने के लिए। He uses water। वो पानी को कई प्रकार से काम में लेता है। He uses air for his survival। वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए एयर को, हवा को सही ढंग से काम में लेता है। He sets up industries, factories, etc। वो क्या करता है? इंडस्ट्रीज का और फैक्ट्रीज का निर्माण करता है। He does numerous other activities for his life, making it comfortable। वह न्यूमेरियस कई प्रकार की एक्टिविटीज करता है अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। अगला सवाल है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर एक दूसरे पे निर्भर है। कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन फॉलोइंग वे।
इन तरीकों से वो एक दूसरे पे निर्भर है। पहला है दे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। वो जंगल के रूप में क्या करते हैं, जंगली जितने जानवर होते हैं उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें घर प्रदान करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। प्लांट्स के कारण ही जानवरों को भोजन मिल पाता है। वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू द फॉरेस्ट। और जंगलों की जो खूबसूरती है वो जंगली जानवरों से बढ़ती है। एनिमल्स प्रोवाइड मैन्योर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को बढ़ने के लिए खाद उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम लोग मैन्योर कहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटी टू फॉरेस्ट। एनिमल्स क्या करते हैं, हमारे जो जंगल है उनको सुंदरता प्रदान करते हैं। डेड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट। जितने जानवर जो मर जाते हैं वो क्या करते हैं, खाद के रूप में बदल जाते हैं और वो भी प्लांट्स का फायदा पहुंचाते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की कौन सी 3 परतें हैं? तो इसका जवाब है 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो 3 जो ये लेयर्स हैं, पहली है क्रस्ट, फिर है मेंटल और तीसरी है कोर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रॉक। रॉक क्या है? A mass of mineral matter that makes up the crust of the earth। हम कह सकते हैं कि मिनरल मैटर से जुड़ा हुआ एक मास जो अर्थ का क्रस्ट बनाता है, या फिर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, या फिर बहुत सारे मिनरल्स मिलके एक रूप बनाते हैं, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप की रॉक्स कौन कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारे सामने है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक किस तरह से बनती हैं? फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स एक एक करके हम लोग देखते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। क्या होता है, अर्थ के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उस गर्मी के कारण क्या होते हैं, जो पत्थर जो होते हैं जो कि जमीन के अंदर होते हैं वो मैग्मा के रूप में पाए जाते हैं। When magma comes out on the surface of the earth, it cools down and turn into solid rocks। जब ये मैग्मा जो है पृथ्वी के उस हिस्से से बाहर निकलता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड रूप धारण कर लेता है। सच रॉक्स आर टर्म्ड एज एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इस प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उन्हें हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एक्ट का मतलब आउट या बाहर, जिसके एग्जांपल है बेसाल्ट और डेक्कन ट्रेप जो है वो भी इसी का उदाहरण है। When the molten magma cools down within the interior of the earth, इसी प्रकार से ये जो मैग्मा जो है एकदम गर्म जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही जब जम जाता है और सॉलिड रूप इख्तियार कर लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स। इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट और गैब्रो। तो आप लोग समझ सकते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में क्या होगा, मैग्मा बाहर आके जमेगा और इंट्रूसिव में क्या होगा, वो अंदर ही जम जाएगा। तो ये बन गए एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ये रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? इग्नियस रॉक चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका मतलब इग्नियस रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज इनटू इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू मेल्टिंग और वियरिंग डाउन। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो इग्नियस रॉक्स में या सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती है पिघलने के कारण या टूट फूट के कारण। यही जो सारा चक्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसा कि आपको पता है 3 प्रकार की रॉक होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीनों जब एक दूसरे में परिवर्तित होती है तो इसे हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ रॉक्स? रॉक्स के क्या यूजेज हैं? यूजेज ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड बैरेजेस। कठोर पत्थर होते हैं उनका प्रयोग हम लोग करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए।
बैरेजेस का मतलब होता है बांध बनाने के लिए जिससे पानी को रोका जा सके। हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर बिल्ट ऑफ रॉक, स्टोन, स्लेट्स, ग्रेनाइट, मार्बल। ये अलग अलग तरह के पत्थर है, इनसे हाउस बनते हैं, बिल्डिंग्स ये सब बनती हैं। स्टोन्स आर यूज्ड इन न्यूमेरियस गेम्स। पत्थर जो है वो कई खेलों में काम में आते हैं, जैसे 7 स्टोन, हॉप स्कॉच, 5 स्टोन। रॉक्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग ब्रिजेस एंड एम्बैंकमेंट्स। इसका मतलब होता है जो बड़े बड़े पुल बनते हैं उसमें भी हम लोग रॉक्स को काम में लेते हैं, और इसी के साथ साथ में पानी को रोकने के लिए कुछ बांध जैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए भी हम लोग रॉक्स काम में लेते हैं। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? When under heat and pressure, igneous rocks and sedimentary rocks change their form, and more precious rocks are formed to be known as metamorphic rocks. इसका मतलब है बहुत ज्यादा हीट के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अपना रूप बदल लेती हैं और वो बहुत कीमती पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। उसके उदाहरण है जैसे कोल है वो स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन है वो मार्बल में बदल जाता है। तो स्लेट और मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनती है वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। हमारा सही जवाब है इग्नियस रॉक्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, कोर या मेंटल। तो पृथ्वी की जो अंदर वाली जो परत है उसे हम लोग कहते हैं कोर। चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, मिनरल, फॉसिल्स। तो इसका सही जवाब है मिनरल्स। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, जिन रॉक्स में हड्डियां होती हैं जानवरों की, मनुष्य की, वो रॉक्स कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स। तो इसका सही जवाब है सेडिमेंट्री। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली जो परत है वो कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल या कोर। तो इसका सही जवाब है क्रस्ट। मैच द फॉलोइंग: कोर, मिनरल्स, रॉक्स, क्ले, सियाल। इनके सही जवाब हमें सामने दिए गए ऑप्शंस में से ढूंढने हैं। सबसे पहले है कोर, इसका जवाब है ई। कोर क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कवर। दूसरा है मिनरल्स। मिनरल्स का क्या होता है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तीसरा है रॉक्स। रॉक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अगला है क्ले। क्ले जो है वो आगे जाके स्लेट में बदल जाती है। सियाल, सियाल क्या होती है? ये जो बनी हुई होती है सिलिकॉन और एल्यूमिना से बनी होती है, इसीलिए SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिना। गिव रीजंस। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के सेंटर के पास क्यों नहीं जा सकते? इसके जवाब है द थिकनेस फ्रॉम कस्ट टू द कोर इज 6371 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 6371 किलोमीटर है, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। गहराई के साथ में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। देयर इज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, एवरीथिंग इज इन मोल्टन स्टेट। वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जो रॉक्स जो है, पत्थर जो है वो भी मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। देयर इज नो ऑक्सीजन टू सर्वाइव। और वहां जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन वहां बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इन कारणों से अर्थ के सेंटर के पास हम लोग नहीं जा सकते। अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कारण है इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स डिकम्पोज, डिसइंटीग्रेट एंड वियर डाउन ड्यू टू वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब पानी के बहाव के कारण से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टुकड़ों में बट जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दिस मटेरियल इज कैरीड अवे बाय रनिंग वाटर, रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स। इसका मतलब यही है कि नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा या ग्लेशियर्स के द्वारा इन सब चीजों को बहा के ले जाया जाता है। द मटेरियल इज देन डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरियाज एंड इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। फिर ये क्या होता है
ये मटेरियल निचले स्तर पे जाके जमा होता है और इसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। When sediments are solidified into layers due to pressure from overlying sediments, they are called sedimentary rock. जब ये सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे सॉलिड रूप इख्तियार कर लेते हैं और उनके ऊपर जो और सेडिमेंट्स है उनका प्रेशर पड़ता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन मार्बल में कैसे बदलता है देखते हैं। ओवरलेइंग लेयर्स ऑफ रॉक पुट प्रेशर ऑन द अंडरलाइंग रॉक। नीचे की जो रॉक होती है उन पे ऊपर वाली रॉक प्रेशर बनाती है। फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर एंड हीट गो ऑन इंक्रीजिंग। क्या होता है कि ये टेम्परेचर और हीट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस कारण से भी इस पे प्रेशर होता है। ड्यू टू प्रेशर एंड हीट द ओरिजिनल लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। कि प्रेशर और हीट के कारण से ही वास्तविक रूप से जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में बदल जाता है। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। संक्षिप्त में हमें इनका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स जो होती हैं पृथ्वी के अंदर जो पत्थरों में होती है वो मूव क्यों करती हैं। प्लेट्स मूव ड्यू टू द मूवमेंट इन द मोल्टन मैग्मा फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसके अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा जो होता है, पत्थर जो पिघले हुए रूप में होते हैं, वो जब होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो उनका होता है उसी के कारण से ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस देखते हैं पहले। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which act on the surface of the earth and cause changes on the surface of the earth। एक्सोजेनिक का मतलब होती है एक ऐसा फोर्स जो क्या होता है पृथ्वी के सरफेस पे जोर लगाता है और पृथ्वी के सरफेस के अंदर वो बदलाव करता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे वेदरिंग, ग्रेडेशन, इरोजन और डिपोजिशन, ये इसके उदाहरण है। अब होता है एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज are those forces which originate in the interior of the earth and causes changes on the surface of the earth। इसका मतलब जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर ही वो फोर्स लगाते हैं और पृथ्वी की जिस सतह में बदलाव करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक। इसका उदाहरण हो सकता है वोल्केनोज और अर्थक्वेक। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक्स का मतलब है बाहर और इंडो का मतलब है अंदर, तो एक्सो बाहर हो गया, इंडो अंदर हो गया। जो फोर्स बाहर से लग रहा है और पृथ्वी की सतह में बदलाव लगा रहा है वो हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अंदर से लग रहा है और पृथ्वी की सतह में बदलाव ला रहा है वो हो गया एंडोजेनिक फोर्सेस। आगे हो गया व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ग्राउंड वाटर एंड सीवेज। इरोजन क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे पत्थर और सब अन्य जो चीजें हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना किन कारणों से। बहते हुए पानी के साथ में, ग्लेशियर्स के कारण से, हवा के कारण से, जमीन पे जो पानी है उसके कारण से या समुद्र की लहरों के कारण से ये जो बदलाव आ रहा है, इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं इरोजन। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स जो है उनका निर्माण कैसा होता है। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर। वो किस प्रकार से बनते हैं। ड्यूरिंग रेन रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक। बारिश के समय में क्या होता है नदियां फुल हो जाती है, पानी से भर जाती है और किनारों के पास में वो जो उपजाऊ कण होते हैं वो बह के चले जाते हैं। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाई एरिया। इससे क्या होता है आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। आफ्टर द फ्लड हैज रिसेडेड, और बाढ़ के कम हो जाने के बाद में a layer of fine material and other material is deposited over the plain in the form of sediments। तो क्या होता है समतल जगह पे एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के जो कण हैं वो जमा हो जाते हैं, उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लड प्लेन, और इन्हीं सब चीजों से फ्लड प्लेन का निर्माण होता है और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है हमारी फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सैंड ड्यून्स। मिट्टी के टीले।
Sand dunes are heaps of sand deposited at a place by the wind's action in the desert areas. रेगिस्तानी एरियाज में आप देखते हैं कि तेज हवाओं के चलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़े बड़े मिट्टी के टीले बन जाते हैं, उन्हें हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर द बीचेस फॉर्म्ड, बीच का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ बीचेस हम देखते हैं। सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट, समुद्र की लहरें बहुत जोर से समुद्र तट को टकराती हैं। दे इरोड द कोस्ट एंड कैरी द इरोडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल। वो क्या करती हैं, जब समुद्र तट से टकराती है तो उसको तोड़ देती हैं, और तोड़ने के बाद में जो कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको वो बहा के ले जाती है। और व्हेन दे विड्रॉ, जब वो वापस लौटती हैं, दे डिपॉजिट द सिल्ट एंड अदर मटेरियल अलोंग द शोर फॉर्मिंग वाइड बीचेस। तब क्या होता है कि वो क्या करती है, ये जो उपजाऊ कण हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, उनको समुद्र के किनारे इकट्ठा कर लेती है और उससे बीच का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समुद्र की लहरें बहुत जोर से समुद्र तट से टकराती है, और टकराने के बाद में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को वो तोड़ती है, और तोड़ने के बाद में बहाव के साथ में ये समुद्र के किनारे से ऊपर आते हैं, और ऊपर आने के बाद में बीच का ये निर्माण कर देते हैं। What are the oxbow lakes? Oxbow lake क्या होती है? When the meander loop is cut off from the main river, it forms a cut off lake. अब देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं उसमें जब मोड़ आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मेंडर लूप बन जाते हैं, और मेंडर लूप जो होते हैं वो नदियों से कट के अलग हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सबो लूप कहते हैं। इट्स शेप इज लाइक एन ऑक्सबो, इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो एक ऑक्स के बो की तरह होता है। Hence the cut off lake is called oxbow lake, इसलिए इसे oxbow lake कहा जाता है। अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो ये समझ लिए, बड़े बड़ी नदियां जो होती हैं वो जब मुड़ती हैं तो मुड़ने के बाद में उनके जो कोने वाले जो हिस्से होते हैं, मोड़ वाले हिस्से होते हैं, वो कई बार कट के अलग हो जाते हैं, वो एक छोटे नदी का रूप ले लेते हैं, उन्हें हम लोग oxbow lakes कहते हैं। Pick the correct answer, which is not an erosional feature of sea wave. Sea waves का erosional feature कौन सा नहीं है, cliff, beach या sea wave? तो इसका सही जवाब है cliff. The depositional feature of a glacier, glacier का depositional feature कौन सा है, flood plain, beach या moraine? तो इसका सही जवाब है हमारा moraine. आगे है, which is caused by the sudden movements of the earth. अर्थ का जो अचानक मूवमेंट होता है उसके से कौन सा बनता है, वोल्केनो, फोल्डिंग या फ्लड प्लेन? इसका सही जवाब है वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, रिवर वैलीज या ग्लेशियर्स? इन तीनों में से कौन सा सही जवाब है, डेजर्ट्स। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, कहाँ है, ग्लेशियर्स में, रिवर वैलीज में या डेजर्ट्स में? इसका सही जवाब है रिवर वैलीज। मैच द फॉलोइंग, ग्लेशियर्स, मिएंडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक। इसके सामने जो सही ऑप्शन है वो हमें लिखना है। पहला है ग्लेशियर, इसका सही जवाब है रिवर ऑफ आइस। दूसरा है मिएंडर्स, इसका सही जवाब है हार्ड बेड रॉक। तीसरा है बीच, इसका सही जवाब है सी शोर। चौथा है सैंड ड्यून्स, इसका सही जवाब है डेजर्ट्स में ये पाए जाते हैं। अगला है वाटरफॉल, ये है रिवर से इनका निर्माण होता है। अगला है अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ। अब जब अर्थ में वाइब्रेशन होती है तो अर्थक्वेक का निर्माण होता है। रीजन हमें देने हैं, सम रॉक हैव द शेप ऑफ ए मशरूम, कुछ रॉक्स का जो आकार मशरूम की तरह होता है, क्यों होता है? When rocks fall in the course of running dust storm, the suspended particles of sand strike the lower portion of the rock and erode them. जब जब ये रॉक्स जो होती हैं वो बहते हुए क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किन चीजों से टकराते हैं तो इनका नीचे का जो हिस्सा होता है वो टूट जाता है और कट जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, द अपर पोर्शन ऑफ द रॉक रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। तो समय के बीतने के साथ साथ में इनका जो आकार है वो मशरूम की तरह बन जाता है, नीचे का हिस्सा कट जाता है या टूट जाता है, ऊपर का हिस्सा वैसा ही बन जाता है, वैसा ही बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, इसलिए ये मशरूम का आकार ले लेते हैं। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, फ्लड प्लेन्स क्यों फर्टाइल होते हैं?
दे आर मेड ऑफ द सिल्ट एंड अदर मटेरियल ब्रोट बाई फ्लड्स। बाढ़ में जो सिल्ट होता है और जो उपजाऊ तत्व होते हैं जो बाढ़ के द्वारा लाए गए हैं उनसे वो बनते हैं। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द न्यू सिल्ट द फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल एरियाज। और नई जो सिल्ट है वो भी आके यहीं जमा होती है, इसलिए वो एरियाज फर्टाइल या उपजाऊ होते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टेक्स। सी केव जो है समुद्र के अंदर जो गुफाएं सी होती हैं वो बाद में स्टेक सीधे पत्थरों की तरह बन जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? द सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट एंड इरोड द सॉफ्ट रॉक। अब समुद्र की जो लहरें होती हैं वो पत्थरों पे टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद में क्या होता है, जो पत्थर हार्ड रॉक होते हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, लेकिन जो पत्थर कमजोर होते हैं उनमें धीरे धीरे बदलाव आता जाता है। क्या बदलाव आता है? उनके अंदर सी केव्स का निर्माण होता है। In the course of time, the roof of the caves also come down due to erosion, and the arms walls of the caves remain standing like pillars. और समय के साथ साथ में क्या होता है, जो केव्स की ये जो छत होती है वो भी धीरे धीरे गिर जाती है, लेकिन उसकी भुजाएं जो होती है वो पिलर की तरह खड़ी रह जाती है। और ये जो पिलर की तरह खड़ी हुई जो भुजाएं रह जाती है उन्हें हम लोग स्टेक्स कहते हैं। और इसी कारण से सी वेव जो है आगे स्टेक्स में बदल जाती है। मैं फिर से बताता हूँ, सी वेव्स में खतरनाक ढंग से समुद्र लहरें आती है तो क्या होता है, पत्थरों में गुफाओं का निर्माण होता है और फिर उनकी छत उड़ जाती है और फिर स्टेक्स का निर्माण हो जाता है। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक के कारण कोलैप्स कर जाती है। उसका कारण ये होता है, मोस्ट बिल्डिंग्स आर नॉट बिल्ट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। जो अधिकतम जो बिल्डिंग होती है वो भूकंप रोधी नहीं बनाई जाती हैं, वो भूकंप को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखती है। When the earthquake strike, the buildings are not capable of resisting the vibrations of the earthquake. जब earthquake आता है, भूकंप आता है, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो भूकंप को बर्दाश्त कर सके। They tear apart due to shallow foundation, substandard interior material and lack of adequate steel. वो क्या होती है, टुकड़ों में बट जाती है क्योंकि उनमें बहुत अधिक मटेरियल सही काम में नहीं लिया गया है, उनमें स्टील कम काम में लिया गया है, या उनकी जो आधार स्तंभ होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। They collapse and fall down like a pack of paper or cards. वो क्या करते हैं, जिस तरह से कागज की पत्तियां ढह जाती हैं उसी प्रकार से वो ढह जाती हैं क्योंकि उनके आधार स्तंभ इतने मजबूत नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर वास्तव में क्या है, एक पतली परत है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। किस चीज से? सूर्य से निकलने वाली जितनी भी खतरनाक किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैसेज इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन। और ये जो हार्मफुल किरणें जो होती हैं उनके अंदर कई प्रकार की गैसेज रहती हैं जिनमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनका मुख्य भाग रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का अधिकतम जो हिस्सा रहता है उसमें कौन सी गैसेज रहती हैं? तो उसका जवाब है, नाइट्रोजन रहती है 78% एंड ऑक्सीजन रहती है 21%। ये दोनों गैसेज मिलके एटमॉस्फेयर का अधिकतम भाग को बनाती है। बल्क का मतलब अधिकतम हिस्सा। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में करती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? वेदर इज द ओवर टू ओवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की हर एक घंटे से दूसरे घंटे और हर एक दिन से दूसरे दिन में जो वातावरण, जो माहौल, जो बदलाव रहता है, जो परिस्थितियां रहती है, जो तापमान वगैरह ये सब चीजें होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 प्रकार की रेनफॉल बतानी है। पहली है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरी है साइक्लोनिक रेनफॉल। व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब है वो प्रेशर जो कि
हवा का जो वजन है उसके कारण से पृथ्वी के धरातल पे आता है, उसे हम लोग एयर प्रेशर कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं एयर के द्वारा जो प्रेशर पृथ्वी के सरफेस पे लगाया जाता है उसे एयर प्रेशर कहा जाता है। टिक द करेक्ट आंसर हमें पता करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज? कौन सी गैस है जो हमें खतरनाक सूर्य की किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो इसका सही जवाब है ओजोन। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सबसे इंपोर्टेंट जो परत है एटमोस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेजोस्फियर? तो इसका सही जवाब है ट्रोपोस्फियर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? कौन सी एटमोस्फेयर की ऐसी परत है जिसमें बादल नहीं है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मेजोस्फियर? इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर द प्रेशर, जैसे जैसे हम एटमोस्फियर की लेयर्स में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या वैसा ही रहता है? तो इसका सही जवाब है डिक्रीज, यानी कम होता है। When precipitation comes down to the earth in liquid form, it is called, जब प्रेसिपिटेशन नीचे आती है लिक्विड फॉर्म में तो हम क्या कहते हैं? क्लाउड, रेन या स्नो? तो इसका सही जवाब है रेन, हम इसे वर्षा कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, ट्रेड विंड्स क्या है, लू क्या है, मानसून क्या है और विंड क्या है? ट्रेड विंड्स का सही जवाब है परमानेंट विंड्स होती हैं ये। लू का मतलब है ये लोकल विंड्स हैं। मानसून क्या होता है? ये सीजनल विंड्स हैं। और विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग विंड कहते हैं। गिव रीजंस। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे, नमी वाले दिन में हमें गीले कपड़ों को सूखने में टाइम ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों है? एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो इसको मॉइस्चर, नमी को पकड़ने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। देयरफॉर इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ये क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा नमी और बढ़ जाती है। ऑन सच डेज वाटर फ्रॉम क्लोथ्स और स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट इजीली, इन दिनों में क्या होता है? हमारे कपड़ों से या हमारे शरीर से पसीना जो है वो जल्दी नहीं सूखता। थस वेट क्लोथ्स टेक ए लॉन्गर टाइम टू ड्राई, इसीलिए जो गीले कपड़े हैं उनको सूखने में अधिक समय लगता है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है और सूर्य की जो गर्मी होती है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पे डिक्रीज कम हो जाती है, ऐसा क्यों है? ऑन द इक्वेटर इंसोलेशन कम्स थ्रू वर्टिकल रेज, इक्वेटर पे इंसोलेशन जो है वो वर्टिकल सीधी रेज से आता है। इट कवर अप लेस स्पेस, और कम जगह को घेरते हैं तो कम जगह में ज्यादा गर्मी होती है। हेंस हीट इज फेल्ट मोर, तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जगह कम है और गर्मी ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्या होगी? ज्यादा अधिक गर्मी हो जाएगी। फ्रॉम द इक्वेटर इट गोज ऑन कमिंग थ्रू स्लांटिंग रेज, इक्वेटर से जैसे जैसे आगे जाएंगे पोल्स की तरफ तो ये किरणें होती टेढ़ी, स्लैंटिंग का मतलब टेढ़ी हो जाएंगे। स्लांटिंग रेज कम ऑन द अर्थ पासिंग लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमोस्फेयर, अब टेढ़ी जो ये किरणें होती हैं वो क्या होती है? एटमोस्फेयर में बहुत दूरी कवर करके आती हैं, इस कारण से ये बहुत समय लगाती हैं और एटमोस्फेयर से जब गुजरती हैं तो क्या होता है? इनका जो गर्मी है वो कम हो जाती है। दे हीट अप मोर स्पेस हेंस देयर इज लेस हीट ऑन ए पॉइंट ऑफ स्पेस, वो क्या करती है? ज्यादा जगह को घेरती है, ज्यादा जगह को उन्हें गर्मी देनी होती है, इसलिए क्या होती है कि जो गर्मी होती है वो कम होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या है? फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, फॉग, स्लीट एंड हेलस्टोन इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है मॉइस्चर यानी नमी या पानी है उसका गिरना, रेनफॉल के रूप में, बारिश के रूप में, स्नो बर्फ के रूप में, फॉग कोहरे के रूप में, स्लीट का मतलब होता है बारिश के साथ ओले के रूप में, और हेलस्टोन का मतलब केवल ओले के रूप में। किसी भी प्रकार से पानी का नीचे गिरना उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हाट इज द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है लगातार अपने फॉर्म को बदलता रहता है और ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड, इन तीनों के बीच में वो सर्कुलेट होता रहता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स?
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेव्स की हाइट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? विंड, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। विंड है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शंस है और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स है। ये सारे वो फैक्टर हैं जो वेव्स की हाइट को इफेक्ट करते हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। और जितनी तेज विंड ब्लो होती है उतनी ही वेव जो है वो बड़ी हो जाती है। विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशियन वाटर के मूवमेंट को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? टेम्परेचर, विंड्स, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून, वार्म एंड कोल्ड करंट्स आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। टेम्परेचर है, विंड है और ग्रेविटेशनल पुल जो कि सन का है, अर्थ का है, मून का है और इसी के साथ साथ वार्म और कोल्ड करंट्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जो ओशियन वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कोज्ड। टाइड्स क्या है और वो किस तरह से बनते हैं? टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर दैट ऑकर्स ट्वाइस इन ए डे। टाइड्स क्या है? ओशियन वाटर का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्रमबद्ध तरीके से जो कि दिन में 2 बार होता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड। और इसका कारण है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लगाया जाता है सन और मून के द्वारा दिन में 2 बार हमारी पृथ्वी के सरफेस पे। व्हाट आर ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या है? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशियन करंट्स क्या है? पानी के स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं जो कि लगातार बहते रहते हैं ओशियन के सरफेस पे और एक निश्चित दिशा में वो बहते हैं। गिव रीजंस। ओशियन वाटर इज सोल्टी। ओशियन वाटर है वो नमकीन क्यों होता है, सोल्टी क्यों होता है? The water of the ocean is salty as it contains a large amount of dissolved salt. ओशियन का जो वाटर है वो नमकीन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में घुला हुआ नमक होता है। The quality of water is deteriorating. Water is being used injudiciously. पानी को बेहिसाब से काम लिया जा रहा है, सही तरीके से इसे काम में नहीं लिया जा रहा है। Whatever potable water is available, its quality is not good. जो भी पोर्टेबल यानी पीने योग्य पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इट इज बिकॉज इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एंड अनट्रीटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गेट मिक्स्ड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। इसका कारण ये है कि इंडस्ट्रीज से जितना भी अवशोषित पदार्थ आता है और उसके अलावा जो पानी जिसका कोई भी प्रकार से कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो इंडस्ट्रीज का, वो भी आके स्ट्रीम्स में और रिवर्स में मिल जाता है। सीवरेज वाटर ऑल्सो गेट्स मिक्स इनटू दीज वाटर बॉडीज। और गंदे पानी का जो नाला है वो भी इस साफ पानी वाले वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है। इसी कारण से पानी की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी अपनी फॉर्म बदलता रहता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता है। इसका सही जवाब है वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर। सामान्यतः वार्म ओशन करंट्स है वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब है द इक्वेटर। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड। ओशन वाटर जो दिन में 2 बार उठता और गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब है टाइड। मैच द फॉलोइंग। कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी, ओशियन करंट्स। इसके जवाब है कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक, टाइड पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स, ओशियन करंट्स streams of water moving along definite paths। पहला क्वेश्चन है which are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends। ऐसे 2 कौन से फैक्टर है जिन पे वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है? पहला है क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर है, दूसरा है थिकनेस ऑफ द सोइल, सोइल की थिकनेस कैसी है। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। which are the 3 broad categories of natural vegetation। नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला है फॉरेस्ट, ग्रो इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेन। फॉरेस्ट जो है वो कहाँ लगते हैं? हाई टेम्परेचर और रेन वाले जो इलाके हैं वहां। ग्रासलैंड्स,
ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहां मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, वहां ग्रासलैंड्स हमें दिखाई देते हैं। तीसरा है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन्स। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स वो है जो कांटेदार पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं, ये कहाँ उगते हैं? ड्राई रीजन, सूखे इलाकों में। नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दो हार्डवुड ट्रीज के हमें नाम बताने हैं जो अक्सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसका आंसर है, पहला है रोजवुड और दूसरा है इबोनी। In which part of the world is tropical deciduous forest found? कौन से दुनिया के भाग में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं? पहला आंसर है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सेकंड है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है सेंट्रल अमेरिका। इन विच क्लाइमेट कंडीशंस आर साइट्रस फ्रूट्स कल्टीवेटेड? कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें खट्टे फ्रूट्स जो है वो लगाए जाते हैं? साइट्रस फ्रूट्स आर कल्टीवेटेड इन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशन। साइट्रस फ्रूट्स जो हैं उनकी खेती कहाँ की जाती है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में। मेंशन द यूजेज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हमें यूजेज बताने हैं। फोर यूजेज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर, कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रोवाइड सॉफ्टवुड। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है हमें सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पल्प। इसका प्रयोग होता है पल्प बनाने के लिए। पल्प एक प्रकार का लकड़ी का गुद्दा या गोंद जैसा होता है। द पल्प इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। इसका प्रयोग पेपर और न्यूज प्रिंट बनाने के लिए किया जाता है। द मैच मेकिंग इंडस्ट्री गेट सॉफ्टवुड फ्रॉम कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये मैच मेकिंग, माचिस बनाने वाले जो इंडस्ट्री है उसको भी सॉफ्टवुड जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट से मिलती है। सॉफ्टवुड इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग पैकेजेस, बॉक्सेस। पैकिंग करने वाले जो बॉक्सेस हैं वो भी सॉफ्टवुड से बनते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड? दुनिया के कौन से भाग में सीजनल ग्रासलैंड मिलते हैं? सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड इन द सवाना रीजन ऑफ अफ्रीका। सीजनल ग्रासलैंड जो है वो अफ्रीका के सवाना रीजन में मिलते हैं। इट गेट्स ड्राइड अप इन द ड्राई सीजन, और ये ड्राई सीजन में काफी सूख जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। मोसेज एंड लाइचेंस आर फाउंड इन। मोसेज और लाइचेंस हमें कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब है टुंड्रा वेजिटेशन में। दूसरा है थोर्नी बुशेज आर फाउंड इन। थोर्नी बुशेज कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब है हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। अगला है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक कॉमन एनिमल है मंकी। वन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज। कॉनिफेरस फॉरेस्ट की एक इम्पोर्टेंट वेराइटी है पाइन। स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं? सेंट्रल एशिया में। मैच द फॉलोइंग। वॉलरस, सेडार, ओलिव्स, एलिफेंट्स, कैंपोस, डाउन्स। अब इनके आंसर दिए हुए हैं। वॉलरस है ए पोलर एनिमल, सेडार है सॉफ्टवुड ट्री, ओलिव्स है साइट्रस फ्रूट, एलिफेंट्स मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। कैंपोस क्या है? ब्राजील के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। डाउन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स। गिव रीजन्स। The animals in the polar region have thick fur and thick skin. पोलर रीजन में जो जानवर होते हैं उनकी जो स्किन होती है फर वाली होती है और काफी मोटी होती है। The animals in the polar regions have thick fur and thick skin because of the following reasons. पोलर रीजन में रहने वाले जानवरों की फर वो काफी थिक होती है, स्किन भी काफी मोटी होती है, उसके कारण है। पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। पोलर रीजन बहुत ठंडे होते हैं। Animals that do not have thick fur and thick skin cannot survive in these harsh and cold climate. इस प्रकार के खतरनाक ठंडे क्लाइमेट में वो जानवर जिंदा नहीं रह सकते जिनके फर और स्किन थिक ना हो। They have to protect themselves from cold by thick fur and thick skin. उन्हें अपने आप को अत्यधिक ठंड से बचाना पड़ता है, उसमें ये थिक फर और थिक स्किन काम में आती है। अगला है ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज जो है वो सूखे समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके क्या कारण है? ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है वो सूखे समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसका कारण है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन रेनफॉल इज स्केर्स एंड वाटर सप्लाई टू प्लांट्स एंड ट्रीज थ्रू देयर रूट्स इज रिड्यूस्ड। सूखे के समय में बारिश कम होती है और प्लांट्स को और ट्रीज को जो जड़ों से जो पानी मिलता है उसकी कमी हो जाती है।
ट्रांसपिरेशन ओकर्स थ्रू लीव्स। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लीव्स के थ्रू ही होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है पानी जो बह के जाता है या निकलता है। टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इन ड्राई सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स। तो ड्राई सीजन में क्या होता है कि पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो ट्रांसपिरेशन होता नहीं, तो पेड़ के अंदर जो पानी है वो बच जाता है। द शॉर्ट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू देयर रूट्स कीप्स देम अलाइव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के समय जो थोड़े बहुत मॉइस्चर की सप्लाई होती है जड़ों के द्वारा, वो पेड़ या पौधे को जिंदा रखती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह वेजिटेशन की टाइप और थिकनेस बदल जाती है। क्यों? द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वेजिटेशन जो है उसकी टाइप और थिकनेस एक जगह से दूसरी जगह बदल जाती है, उसके कारण है, पहला कारण है क्लाइमेट, जिसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों आते हैं। दूसरा है हाइट फ्रॉम सी लेवल, स्लोप कैसा है, ये पॉइंट हो गया। तीसरा है द थिकनेस ऑफ द सोइल, सोइल की थिकनेस कैसी है। एज दीज कंडीशन वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नेचुरल वेजिटेशन टाइप एंड थिकनेस आल्सो वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के 4 मुख्य साधन कौन से हैं? 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। यातायात के जो 4 मुख्य साधन है वो है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा है वाटरवेज जिसमें जहाज वगैरह काम में आते हैं, चौथा है एयरवेज जिसमें एरोप्लेन वगैरह काम में आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। सेटलमेंट से आपका क्या मतलब है? सेटलमेंट इज द ग्रुप ऑफ हाउसेज वेयर पीपल लिव विद देयर फैमिलीज। सेटलमेंट का मतलब है घर का ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारे लोग अपने परिवारों के साथ रहते हों। विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल। गांव के लोगों के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं? एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल, वो रोजगार के काम जो गांव के लोगों के द्वारा किए जाते हैं उनमें है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन, पेस्टोरल एक्टिविटीज मतलब खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज, फिशिंग यानी मछली पालन, माइनिंग यानी खान में काम करना, एक्सट्रैक्टिंग एंड कलेक्टिंग। एक्सट्रैक्ट का मतलब किसी चीज को निकालना और कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करना। ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज, और साथ ही साथ प्राइमरी एक्टिविटीज में जितने भी काम जुड़े हुए हैं उनका ट्रेडिंग यानी उनसे बनने वाली चीजों का व्यापार करना। दूसरा है सर्विसेज रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज, और साथ ही साथ प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी सर्विसेज या सेवाएं होती है, वो काम किए जाते हैं। मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज के 2 फायदे हमें बताने हैं, विशेषताएं बतानी है। मेरिट्स ऑफ रेलवेज आर क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला तो ये है कि इससे तुरंत हम लोग जा सकते हैं, समय कम लगता है। कैरियर ऑफ बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी पे बहुत भारी सामान को आसानी से ले जाया जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आपका क्या मतलब है? बाय कम्युनिकेशन वी मीन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, आइडियाज एंड वर्ड्स रिटन और ओरल। कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। क्या चीज? मैसेज हो सकते हैं, वो आइडियाज हो सकते हैं, हमारे शब्द हो सकते हैं जो कि रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। व्हाट इज द मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू द मासेज। आम जनता तक सूचना पहुंचाने का साधन है, उसको बोलते हैं मास मीडिया। दे आर प्रिंट मीडिया, रेडियो एंड टेलीविजन। उसके उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, रेडियो है और टेलीविजन। टिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब पे टिक करना है। विच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का साधन कौन सा नहीं है? टेलीफोन, बुक्स, टेबल। सही जवाब है टेबल। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे किस प्रकार की रोड बनाई जाती है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेस वेज, सबवेज। तो उसका सही जवाब है सबवेज। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। एक आइलैंड पे पहुंचने के लिए सबसे सही ट्रांसपोर्ट का साधन कौन सा है? शिप, ट्रेन और कार। इसका सही जवाब है शिप। अगला है विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट। ऐसा कौन सा साधन है जिससे एनवायरमेंट में प्रदूषण नहीं फैलता है? साइकिल, बस, एरोप्लेन। सही जवाब है हमारा साइकिल। मैच द फॉलोइंग। इंटरनेट, कैनाल रूट, अर्बन एरियाज, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो इनके जवाब सामने दिए गए हैं। इंटरनेट का पहला है
ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक जरिया है, साधन, जिससे हम सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। कैनाल रूट, इनलैंड वाटरवेज है ये। अर्बन एरियाज, एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। अर्बन का मतलब होता है शहरी स्थान, ऐसी जगह जहां पे लोग किसी चीज का निर्माण करते हैं या व्यापार करते हैं या किसी प्रकार की सेवा को प्रदान करते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज, एक ऐसा स्थान जहां पे बहुत सारे घर जो हैं एक साथ में आसपास में बने हुए होते हैं या ज्यादा मात्रा में होते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। गिव रीजन, टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, आज का जो विश्व है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आज का विश्व सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, उसके कारण ये है। एयरवेज हैव बिकम पॉपुलर, मोर एंड मोर पीपल यूज एरोप्लेन्स टू ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेज। एयरवेज हैव रिड्यूस्ड टाइम टेकन इन जर्नी, एयरवेज जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं, बहुत अधिक लोग हैं एरोप्लेन का प्रयोग करते हैं और एक स्थान से बहुत दूरी पर जो स्थान है वहां आसानी से जा सकते हैं। और एयरवेज का प्रयोग करने से समय जो है वो भी बहुत कम लगता है किसी भी दूर स्थान पे जाने के लिए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव रिड्यूस्ड बोथ डिस्टेंस एंड टाइम, यातायात के जो साधन हैं उन्होंने दूरी और समय दोनों को कम कर दिया है। We can talk, see and interact with people sitting thousands of kilometers away within no time. बिना कोई समय गवाए हुए हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो हमारे साथ हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हों। We can strike business deals in seconds through super fast means of communication like the internet, satellite phone, etc. हम क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से सेकंडों के अंदर ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे इंटरनेट और सैटेलाइट फोन, इनके द्वारा बहुत सारी बिजनेस डील को बहुत आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। उस कॉन्टिनेंट का नाम हमें बताना है जहां पे अमेजन बेसिन जो है वो स्थित है, तो इसका जवाब है साउथ अमेरिका। What are the crops grown by the people of the Amazon Basin? अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं वो किस तरह की फसलों को उगाते हैं? Crops grown by the people of Amazon Basin are tapioca, pineapple, sweet potatoes, cassavas जिसे मैनोइक भी कहते हैं, मेज, कॉफी, कोकोआ, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये अमेजन बेसिन के लोग उगाते हैं। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। उन बर्ड्स का नाम हमें बताना है जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। बर्ड्स दैट आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन आर बर्ड्स दैट आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में जो पक्षी मिलते हैं उनमें से मुख्य हैं टोकून्स, हमिंग बर्ड्स और स्वर्ग में मिलने वाले सुंदर सुंदर जो पक्षी होते हैं उस तरह के पक्षी जिनकी जो पंख होते हैं वो बहुत ही शानदार ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं और ओवर साइज्ड बिल, जिनकी पीछे का पीठ का जो हिस्सा होता है वो भी शानदार बड़ा और कलरफुल होता है। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे मुख्य शहर जो बसे हुए हैं कौन कौन से हैं? मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे मुख्य जो शहर बसे हुए हैं वो है देवप्रयाग, दूसरा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये शहर हैं। वेयर आर द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड। एक सींग वाले राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं? आसाम के अंदर ये मिलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है। टोकुन्स आर ए टाइप ऑफ, टोकुन्स क्या है? बर्ड्स, एनिमल्स या क्रॉप्स, तो इसका सही जवाब है बर्ड्स। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ, मैनियोक कहाँ का मुख्य भोजन है? गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन, इसका सही जवाब है अमेजन। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता कौन सी नदी पे बसा हुआ है? हुगली नदी। देवदार एंड फिर्स आर ए टाइप ऑफ, देवदार और फिर है वो किस तरह के टाइप के ट्रीज हैं? कॉनिफरस ट्रीज, डेसिडियस ट्रीज या श्रब्स, इसका सही जवाब है कॉनिफरस ट्रीज। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन माउंटेन्स, डेल्टा एरियाज या अमेजन, इसका सही जवाब है डेल्टा एरियाज। मैच द फॉलोइंग, कॉटन टेक्सटाइल, मलोका, पिराना, सिल्क वोम, काजीरंगा। एक एक करके इनके जवाब देखते हैं। पहला है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल जो है
वो कहाँ है? एफ, वाराणसी में पाई जाती है। मलोका, मलोका क्या है? मलोका क्या है? स्लांटिंग रूफ। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो लोग झुकी हुई झोपड़ियों जैसा घर बना के रहते हैं उसे मलोका कहते हैं, जिनकी छत जो होती है वो झुकी हुई झोपड़ी जैसी होती है। थर्ड है पिराना। इसका जवाब है पिराना क्या है? जी, एक तरह की मछली। अगला है सिल्क वॉर्म। इसका जवाब है सी, सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म की जो खेती होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अगला है काजीरंगा। इसका जवाब है असम। काजीरंगा ये जो जानवरों को बचाने का ये सेंचुरी टाइप ये है, ये कहाँ है? असम में। गिव रीजंस, हमें इनके कारण बताने हैं। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। रेन फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण है? द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रेन फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनके कारण ये हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन ए बिग वे रिजल्टिंग इन द कटिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पजेज। बहुत सारे विकास के जो काम हैं वो शुरू हो चुके हैं और बड़े पैमाने पे शुरू हो चुके हैं। इसी कारण से जो रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें अलग अलग कारणों से काटा जा रहा है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट हु प्रैक्टिस कंजर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे प्रकार की जनसंख्या जो है, अलग अलग समूह के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, जो कि क्या किया करते थे? ऐसे काम किया करते थे जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाया जा सके। इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को साफ करने के बाद में यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। लंबरिंग हैज डेवलप्ड। लंबरिंग का मतलब होता है लकड़ी को काटने से जुड़े हुए काम, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स एंड लस ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन लैंड। बारिश के दौरान मिट्टी की जो ऊपर की जो परत है वो बह के चली जाती है और हरे भरे ये जो मैदान है, ये जो जंगल है, ये धीरे धीरे बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पैडी का मतलब चावल या धान, उसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में उगाया जाता है। उसका क्या कारण है? Deep loamy soil is found in these plains due to the deposition of silt by the rivers for thousands of years. हजारों सालों से यहाँ पे क्या होता है कि नदियों के द्वारा सिल्ट को यहाँ जमा कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है डीप, गहरी और लोमी मतलब चिकनी बालू मिट्टी जो होती है उसे हम लोग लोमी सोइल कहते हैं, जो चावल की खेती के लिए अच्छी होती है। रिवर्स इन फ्लड स्प्रेड ए न्यू लेयर ऑफ एलुवियल एवरी ईयर। यहाँ पे नदी में जो बाढ़ आती है वो क्या करती है? हर साल एक नई परत एलुवियल सोइल की लेके आती है। हेंस इट डज नॉट रिक्वायर मैन्यूरिंग। इसलिए यहाँ पे मैन्यूरिंग यानी खाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कैनाल्स फ्रॉम रिवर सप्लाई एम्पल वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ पैडी फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। सूखे के समय यहाँ आसपास में जो कैनाल्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं? काफी मात्रा में पानी की सप्लाई करते हैं ताकि सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आती है। द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल। इन प्लेन्स के जो निचले वाले जो हिस्से हैं वहां पे पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स। यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए आसानी से कम पैसों में मजदूर जो यहाँ है वो मिल जाते हैं। Means of transportation are developed to raise the movement of paddy and rice to the nearby market. यहाँ पे यातायात के जो साधन हैं उन्हें भी डेवलप किया गया है, उन्हें विकसित किया गया है ताकि चावल जो है उसे आसानी से आसपास के मार्केट्स में ले जाया जा सके। न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट ड्यू टू देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। और किसान जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए वो नई नई तकनीकी काम में ले रहे हैं और धीरे धीरे इस कारण से उनका विकास भी होता जा रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड। नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड प्रेरीज। तो नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। व्हाट आर द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड नोन एज। नॉर्थ अमेरिकन जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें जो कैटल फार्म्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स आर नोन एज रांचेज। नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स में जो कैटल फार्म्स हैं, जानवरों के लिए जो फार्म्स बने हुए हैं, उन्हें रांचेज कहा जाता है। नेम द रिवर्स दैट ड्रेन द वेल्ड्स।
वेल्स को पानी देने वाली जो रिवर्स है उनका नाम बताइए। वेल्स क्या है? साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। द नेम्स ऑफ द रिवर्स विच ड्रेन द वेल्स आर रिवर ऑरेंज, रिवर लिम्पोपो एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? रिवर ऑरेंज है, रिवर लिम्पोपो है और उनकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब है उनसे निकली हुई छोटी छोटी नदियां। व्हेन इज द रेनी सीजन इन द वेल्स? वेल्स में रेनी सीजन कब होती है? द रेनी सीजन इन द वेल्स इज फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। ये कब होती है? नवंबर से फरवरी तक होती है। व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड? साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड्स हैं, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय या काम क्या है? द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड्स इज शिप रियरिंग। वहां के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? शीप को रियरिंग करना, मतलब ये भेड़ पालन और उनसे जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना है। रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स, रिवर मिसिसिपी है जो पानी देती है कनाडा, अफ्रीका, यूएसए। इसका जवाब है यूएसए। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स आर टू द वेस्ट ऑफ। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स जो है वो किसके पश्चिम में है? प्रेरीज के, वेल्ड्स के या पैम्पास के? इसका जवाब है हमारा वेल्ड्स। मेरिनो इज ए स्पीसीज ऑफ। मेरिनो काय की स्पीसीज है? फिश की है, एलिफेंट की है, शीप की है? तो ये सही जवाब है इसका शीप। किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड्स, सिल्वर, प्लेटिनम। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है डायमंड्स के लिए। मैच द फॉलोइंग। काउबॉयज, गोल्ड, कुडू, चिनूक, कोल। ये 5 है, इसके 6 ऑप्शन दिए गए। पहला है काउबॉयज, इसका सही जवाब है प्रेरीज में। प्रेरीज में हट्टे कट्टे ये काउबॉय होते हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं और खेती बाड़ी का काम भी संभालते हैं। सेकेंड है गोल्ड, इसका सही जवाब है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता है। तीसरा है कुडू, तो कुडू का सही जवाब है यहाँ पे एनिमल, ये एक प्रकार का जानवर है। अगला है चिनूक, इसका सही जवाब है सी, हॉट विंड्स। ये क्या है? हॉट विंड्स है। अगला है कोल और इसका सही जवाब है हमारा आयरन एंड स्टील। अब हमारे सामने क्वेश्चन है गिव रीजंस। द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को पूरी दुनिया का ग्रेनरीज मतलब अनाज का भंडार कहा जाता है, ऐसा क्यों है? द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन कारणों से प्रेरीज को पूरी दुनिया का अनाज भंडार कहा जाता है। Prairies grasslands have been cleared and wheat is grown extensively on these plains. प्रेरीज के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें साफ कर दिया गया है और वहां पे गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड द व्हीट प्रोडक्शन सरप्लस। ये ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का और नई नई तकनीकी के प्रयोग के कारण यहाँ पे व्हीट की जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। जितना उन्होंने उम्मीद की थी, जितनी डिमांड थी, उससे भी अधिक होता है। प्रेरीज सप्लाई व्हीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रेरीज जो है वो पूरी दुनिया को व्हीट सप्लाई करते हैं। दे सेटिस्फाई द हंगर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में फैले हुए लाखों लोगों की हंगर को यानी भूख को वो सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए प्रेरीज को ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है राइज ऑफ द वूल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। वेल्ड्स जो है वहां पे वूल इंडस्ट्री की मात्रा काफी ज्यादा है या वहां है, इसका क्या कारण है? राइज ऑफ द वूल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, द रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइज आर द फॉलोइंग। इसके कारण ये है शीप रियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रासलैंड। ये वर्ल्ड ग्रासलैंड जो है साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे मुख्य काम लोगों का है शीप रियरिंग यानी भेड़ पालन और उससे जुड़े हुए काम। शीप आर ब्रीड मेनली फॉर वूल। शीप को मुख्यतः पाला जाता है ऊन के लिए। हेंस वूल अवेलेबिलिटी इज इन एम्पल क्वांटिटी। इसलिए वूल की जो उपलब्धता है वो काफी अधिक मात्रा में होती है। द मेरिनो वूल इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। और सबसे अच्छी जो वूल होती है वो होती है मेरिनो वूल। मेरिनो वूल इज वेरी वार्म। ये मेरिनो वूल जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। मेरिनो वूल एंड वुलन गारमेंट्स आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरिनो वूल और उससे जुड़े हुए जितने गारमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड में है। पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये क्वेश्चंस का जवाब आपको संक्षिप्त रूप में देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दो प्रकार के कौन से ऐसे डेजर्ट है जो दुनिया में पाए जाते हैं? द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। दो प्रकार के डेजर्ट्स जो दुनिया में पाए जाते हैं वो होते हैं हॉट डेजर्ट्स और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट्स। अगला क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड।
कौन से कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है? द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको बतानी है लद्दाख डेजर्ट की। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख डेजर्ट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई due to its high altitude which varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in the Karakoram। लद्दाख की जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी है। उसका कारण है इसका हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कि कारगिल में लगभग 3000 मीटर है और कराकोरम है वहां पे लगभग 8000 मीटर है। द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। इस ऊंचाई पे एयर जो है इतनी थिन है, इतनी पतली है कि जो सन की जो हीट है उसे बहुत ज्यादा महसूस किया जा सकता है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर आर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। दिन का टेम्परेचर है वो लगभग 0 डिग्री रहता है गर्मियों में, और रात का टेम्परेचर है वो लगभग -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। Winters are extremely cold with temperatures below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है जो कि लगभग -40 डिग्री सेल्सियस लगभग समय पे तापमान रहता है। There is very little rainfall in this region। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। It is as low as 10 सेंटीमीटर every year। 10 सेंटीमीटर से भी कम हर साल यहाँ बारिश होती है। The area experiences फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। इस एरिया में अनुभव करने को मिलता है जमा देने वाली ठंड का, ठंडी हवाओं का, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और उसी के साथ साथ में ऐसी सनलाइट जो व्यक्ति को जला दे। इस तरह की सनलाइट यहाँ देखने को मिलती है। देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। यहाँ पे हमेशा एक ऐसा मौका रहता है कि सनस्ट्रोक मतलब लू के थपेड़े एंड फ्रॉस्ट बाइट और ठंड से खतरनाक ढंग से कांप जाना, वो दोनों एक समय पे भी देखने को मिल सकते हैं। व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख? लद्दाख में जो टूरिस्ट हैं उनको क्या चीजें ऐसी हैं जो अट्रैक्ट करती है? लद्दाख इज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस। लद्दाख जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। द टूरिस्ट फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड एंजॉय विजिटिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दैट डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पास। यहाँ पे ना केवल देश के टूरिस्ट बल्कि बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं, वो विजिट करते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो लद्दाख का जो ये लैंडस्केप है, शानदार ये दृश्य है, उसमें जगह जगह पे बने हुए हैं, और उनके प्राचीन जो गोम्पाज हैं उनको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। द मीडोज एंड ग्लेशियर्स इन लद्दाख ऑल्सो अट्रैक्ट दीज टूरिस्ट। ये बहुत बड़े बड़े सुंदर प्यारे चारागाह हैं और ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में, इनको भी देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, इनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। द सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज इन विच द लोकल पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स आर ग्रेट अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट। और कई उत्सव समारोह और त्योहार जो कि सर्दियों के महीनों में लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ये भी जो है टूरिस्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। What type of clothes the people of the Sahara Desert wear? सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? The people of the Sahara Desert wear heavy clothes। सहारा डेजर्ट के लोग जो हैं वो भारी कपड़े पहनते हैं। Name the trees that grow in Ladakh। उन पेड़ों का नाम बताइए जो लद्दाख में ग्रो करते हैं। Scanty patches of grasses। कहीं कहीं पे हमें क्या मिलते हैं? कुछ घास के गुच्छे मिलेंगे, एंड श्रब्स और झाड़ियों के गुच्छे, कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे मिलेंगे। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर। विलोज और पॉपुलर जो ट्रीज हैं उनके झुंड हमें मिलेंगे। फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। और उसी के साथ में फल देने वाले जो पेड़ हैं जैसे कि एप्पल है, एप्रिकॉट है और वॉलनट यहाँ पे दिखाई देते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? सहारा अफ्रीका के कौन से पार्ट में है? ईस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है या वेस्टर्न में है? इसका सही जवाब है नॉर्दर्न में। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट या माइल्ड डेजर्ट? इसका जवाब है हॉट डेजर्ट। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाई। लद्दाख डेजर्ट में मुख्यतः जो लोग रहते हैं क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स,
बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। इसका सही जवाब है बी, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, डेजर्ट की विशेषता है स्कैंटी वेजिटेशन, बहुत कम पेड़ पौधे या हरियाली, हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत ज्यादा बारिश, लो एवोपरेशन या बहुत कम एवोपरेशन। इसका सही जवाब है ए, स्कैंटी वेजिटेशन, बहुत कम हरियाली या पेड़ पौधे। हेमिज इन लद्दाख इज फेमस, लद्दाख में जो हेमिस है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो टेम्पल है, चर्च है या मोनेस्ट्री है? तो इसका सही जवाब है वो एक मोनेस्ट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग, इजिप्ट क्या उगाने के लिए फेमस है? वीट, मेज या कॉटन? तो इसका सही जवाब है कॉटन। इजिप्ट का कॉटन है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैच द फॉलोइंग, ओएसिस, बेडुइन्स, ऑयल, गनगरी, लामायुरू। तो यहाँ पे ओएसिस का पहला जवाब है डिप्रेशंस विथ वाटर। ओएसिस वो जो है जो रेगिस्तान में पानी के छोटे छोटे बड़े तालाब हैं वो होते हैं। बेडुइन्स क्या है? बेडुइन्स का यहाँ पे जवाब है सहारा में जो ये नोमेडिक हर्ड है, आदिवासी जो कबीले के लोग जो रहते हैं उन्हें बेडुइन्स कहते हैं। थर्ड है ऑयल, इसका सही जवाब है ऑयल कहाँ मिलता है? लीबिया में। अगला है गनगरी, क्या है? सी, एक ग्लेशियर है। लामायुरू, लामायुरू हमारा क्या है? एक मोनेस्ट्री है। गिव रीजन, देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होती है। इसका क्या कारण है? चलो इसके कारण देखते हैं। वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड सोइल। वेजिटेशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है क्लाइमेट और दूसरा है सोइल। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज आइदर वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी कोल्ड एंड ड्राई। तो डेजर्ट में जो क्लाइमेट है वो क्या रहेगा? या तो बहुत गर्म और ड्राई रहेगा या फिर बहुत ठंडा या ड्राई रहेगा। सच ए क्लाइमेट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, इस प्रकार की जो क्लाइमेट है वो वेजिटेशन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है। रेनफॉल इज स्कैंटी, बारिश बहुत कम होती है। हेंस वेजिटेशन डज नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, इसलिए ड्राई कंडीशंस में वेजिटेशन नहीं उगती है। सोइल इज आइदर सैंडी इन हॉट डेजर्ट्स और कवर्ड विथ स्नो इन कोल्ड डेजर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। सोइल जो है वो क्या है? सैंडी है। इन हॉट डेजर्ट में तो वो सैंडी है, सैंड से भरी हुई है। और कवर्ड विथ स्नो इन कोल्ड डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट में क्या है? पूरे वर्ष के लिए वो बर्फ से ढकी हुई रहती है। बोथ टाइप ऑफ सोइल डू नॉट इंकरेज वेजिटेशन टू ग्रो, ये दोनों प्रकार की जो मिट्टी है वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोप्स, सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो भारी कपड़े पहनते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण हम लोग देखते हैं। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोप्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो हैवी रोप्स, भारी कपड़े पहनते हैं। उसका कारण ये है, रोप्स ऑफ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट आर मेड ऑफ हाइड्स ऑफ एनिमल्स और हेयर ऑफ एनिमल्स। ये जो सहारा डेजर्ट के जो लोग जो कपड़े पहनते हैं वो बने हुए होते हैं जानवरों की स्किन से, जिससे लेदर बनता है, या एनिमल्स का जो हेयर होता है उनसे बना होता है। दीज रोप्स आर हैवी, ये बहुत भारी होते हैं। दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन एंड एक्सट्रीम हीट, डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। ये क्या करते हैं? लोगों को बचाते हैं। स्कॉर्चिंग सन, बहुत जबरदस्त जो सूर्य की किरणें आती है उससे। एक्सट्रीम हीट, बहुत भयानक गर्मी उससे। डस्ट स्टॉर्म, धूल मिट्टी के तूफान है उनसे। और हॉट विंड, और गर्म हवाएं जो है उनसे बचा के रखती है। दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, कि डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से ये आपको बचा के रखते हैं, इसलिए सारा डेजर्ट के लोग इस प्रकार के हैवी रोब पहनते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।